गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अनुसंधान में रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य को समझते हैं। प्रत्येक अनुसंधान कार्य में ज्ञान का स्रोत होता है और इसे संपादित करने में पर्याप्त धन, समय और परिश्रम लगता है। अगर इतना होने के बाद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को शोधकर्ता केवल अपने पास रखे तो ज्ञान की उपयोगिता क्या हो जाती है? स्वतः समाप्त हो जाती है और दूसरे को इससे लाभ भी नहीं मिल पाता है। अतः उसे क्रमबद्ध लिखित रूप देना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से ज्ञान का एक लिखित प्रालेख बन जाता है। ज्ञान के विस्तार के लिए प्रतिवेदन तैयार करने का जो उद्देश्य होता है, दूसरा उद्देश्य होता है ज्ञान का विस्तार। शोध कार्य के द्वारा विषय से संबंधित जानकारी के बाद संबंधित समस्या की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक ओर तो इन जानकारियों से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और दूसरे समस्याओं की जानकारी आगे के शोध सर्वेक्षण के विषय के रूप में होती है। इस प्रकार रिपोर्ट तैयार करने का दूसरा उद्देश्य शोध के नए क्षेत्र से हम उसकी निरंतरता बनाए रखते हैं। शोध के परिणामों को दूसरों के सूचनार्थ प्रस्तुत करना, ठीक है। शोध कार्य से प्राप्त परिणामों को संबंधित लोगों के सामने प्रकट करना शोधकर्ता का प्रथम कर्तव्य होता है। शोधकर्ता के लिए शोध के परिणामों को प्रकाशित करना कई कारण से आवश्यक हो जाता है। जैसे यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्रवाई होती है तो रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ही संभव है। इस तरह कई बार शोध कार्य डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए होता है। डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए होता है। कभी कभी सरकार कोई योजना लागू करने के पहले सर्वेक्षण करती है। कैसे सर्वेक्षण करती है? जैसे मान लीजिए कि आपको जनसंख्या का सर्वेक्षण करवाती है। वोट कोई इलेक्शन होने वाला होता है तो वो इस तरीके से सर्वेक्षण करवाती है और उसमें फिर क्या करती है? रिपोर्ट तैयार करती है। इस प्रकार शोध के परिणामों को प्रकाशित करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम समझते हैं कि अनुसंधान प्रतिवेदन को किस प्रकार और हम समझ सकते हैं। आइए समझते हैं कि किस प्रकार प्रतिवेदन को हम समझें। प्रतिवेदन का अर्थ अगर कहें तो इसको रिपोर्ट ही कहा जाता है। रिपोर्ट को ही प्रतिवेदन कहा जाता है, प्रतिवेदन को ही रिपोर्ट कहा जाता है। जो लेख शोध कार्य में अंतिम चरण होता है, वो अंतिम चरण जो होती है वो रिपोर्ट कहलाती है। बिना शोध का कार्य अगर रिपोर्ट आपने नहीं तैयार किया है तो जो शोध का कार्य है वो अधूरा माना जाता है। कितना भी आपने अच्छे ढंग से उपकल्पनाओं का निर्माण या हाइपोथेसिस का निर्माण किया हो तो जो उसके वर्गीकरण सिद्धांतों का प्रतिवेदन क्यों ना खूब अच्छा किया हो, लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं तैयार की, प्रतिवेदन नहीं तैयार किया तो क्या हो गया? उसका महत्व नहीं रह जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रतिवेदन द्वारा शोध कार्य को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। अतः प्रतिवेदन का लिखित होना, एक स्पष्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब रिपोर्ट का आशय क्या होता है? प्रतिवेदन शब्द का अर्थ जो पहले कहा गया है कि उसका संचार करना होता है, अर्थात प्रतिवेदन सदा किसी घटना लिखित रूप में होती है, ठीक है, जो पहले घटना घटित हो चुकी हो। अंग्रेजी के शब्द में रिपोर्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर देखा जाए तो रिपोर्ट की उत्पत्ति जो हुई वो लैटिन शब्द से हुई। रिपोर्ट की जो उत्पत्ति हुई, इंग्लिश के वर्ड रिपोर्ट की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई, जिसका मीनिंग क्या निकलेगा? पोर्टेयर से हुई। लैटिन शब्द पोर्टेयर से हुई, जिसका अर्थ होता है संवहन करना या टू कैरी। क्या करना? संवहन करना या टू कैरी होता है। अतः प्रतिवेदन एक ऐसा लेख है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रतिवेदन एक ऐसा लेख है जो सूचना संवहन करता है। रिपोर्ट शब्द के भी दो भाग होते हैं। दो भाग का मतलब हुआ कि री प्लस रिपोर्ट, REPORT हो गया। री प्लस पोर्ट का आशय पुनः, जबकि पोर्ट का आशय क्या होता है? री का मतलब पुनः हो गया, जबकि पोर्ट का आशय वहन करना। क्या करना? वहन करना। इन दोनों शब्दों के मिलाने से इसका अभिप्राय सूचना का पुनः संवहन करना होता है।
अब देखते हैं इसमें जो वैज्ञानिक थे जी.आर. टेरी, एक विद्वान हुए जी.आर. टेरी, इनके अनुसार जो इन्होंने बताया कि तथ्यों, घटनाओं या विचारों के संकलन पर आधारित एक लिखित विवरण होता है। इसको जो है सूचना के व्याख्यात्मक मूल्य को हम अभिव्यक्त करते हैं। यह विगत जो उपलब्धियां हैं वर्तमान दशाओं में अथवा जो संभावनाएं हैं, है ना, उन सब के व्यवहार का ये एक रूप होता है। फिर जॉनसन एवं सेवज के अनुसार उन्होंने बताया कि एक उत्तम प्रतिवेदन यानी एक उत्तम रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट ऐसा संदेशवाहक है जिसमें स्पष्ट, शुद्ध एवं संगत भाषा में व्यवस्थित विवरण के ऐसे प्रारूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी घटना, समस्या, व्यावसायिक कारोबार की स्थिति, कार्य की प्रगति आदि से संबंधित सूचना का संवहन करने, निष्कर्षों को प्रतिवेदन करने, विचारों को आगे करने एवं कार्यवाही के आधार के रूप में संशोधन करने के उद्देश्य हेतु तथ्यों की प्रस्तुति एवं उनका परीक्षण करता है। ठीक है। प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रतिवेदन लिखने एवं उसका रूपांकन करने की प्रक्रिया को हम 3 तरीके से शामिल कर सकते हैं। कौन कौन सा 3 उसका रूप हो जाएगा? प्रतिवेदन की प्रकृति तथा उद्देश्य का निश्चयन करना। दूसरा, प्रतिवेदन का ढांचा तैयार करना। तीसरा, प्रतिवेदन का आलेखन करना। और अगर चौथा देखा जाए तो उसका उद्देश्य और प्रकृति होगी। इस अवस्था में यह जानकारी करना है कि प्रतिवेदन का प्रकार या किस्म क्या होगा, किस प्रकार की होगी, प्रतिवेदन का प्रायोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। प्रायोजन अवस्थाओं का निर्धारित करना, प्रतिवेदन की संरचना क्या है, यानी कि रिपोर्ट की संरचना क्या है, प्रतिवेदन की प्रकृति क्या है, उसका शीर्षक पता करना, उसमें एड्रेस क्या है, विषय सामग्री, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है ना, कि परिचय, विषय, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, प्रतिवेदन का मुख्य भाग, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स, सिग्नेचर, प्रतिवेदन का ढांचा तैयार करना। प्रतिवेदन के ढांचे को तैयार करने के लिए कोई एक ही उपाय अथवा रास्ता नहीं होता। प्रतिवेदन के ढांचे को तैयार करने के लिए एक ही उपाय अथवा रास्ता नहीं होता। और रास्ता फिर क्या होता है, कोई एक ही उपाय और रास्ता नहीं है। फिर भी किसी भी प्रतिवेदन के सामान्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? प्रतिवेदन का आलेखन भी प्रतिवेदन लिखने की एक मुख्य अवस्था होती है ना, एक मुख्य अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे समंकों का संकलन एवं विश्लेषण। इसके अंतर्गत प्रतिवेदन के आलेखन के प्रथम चरण हेतु आवश्यक सूचना, तथ्यों एवं समंकों का संकलन करना है। यह सामान्य, प्राथमिक अथवा द्वितीयक जो स्रोत होते हैं से संकलित किए जाते हैं। इन समूहों को अनुसंधान, सर्वेक्षण, अवलोकन या साक्षात्कार आदि के माध्यम से संकलित किया जाता है। इन संकलित संबंधों को विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, जिसके आधार पर क्या निकाला जाता है? निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रतिवेदन लिखना क्या है? प्रतिवेदन लिखना एक कला है। प्रतिवेदन अन्य व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन को लिखते समय पाठक की आवश्यकता, यानी कि जो पढ़ने वाला है, और उसके पसंद की शैली को ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब जो पढ़ने वाला है उसकी शैली क्या है, उसका स्तर किस लेवल पे आ रहा है, उसको उस स्तर पर रखना चाहिए। प्रतिवेदन लिखने में एक अच्छे प्रणाली के सामान्य सिद्धांत भी सहायक होते हैं। प्रतिवेदन का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिवेदन का सामान्य अभिन्यास जो होता है, अद्भुत स्वरूप, आँखों को भाने वाला होना चाहिए। मतलब आपका जो फ्रंट पेज है वो बड़ा बढ़िया होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। प्रतिवेदन मुद्रित, अंकित या हस्तलिखित होता है। क्या होता है? प्रतिवेदन मुद्रित होता है, प्रिंटेड, अंकित, हस्तलिखित भी हो सकता है, जो प्रतियों की संख्या पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी प्रतियां करवाना है। प्रतिवेदन को कागज के एक ओर लिखना चाहिए और 2 पंक्तियों के बीच स्थान होना चाहिए तथा प्रतिवेदन, ठीक है, 2 पंक्तियों के बीच स्थान होना चाहिए तथा प्रतिवेदन के बाएं और पर्याप्त स्थान पे क्या छोड़ना चाहिए? मार्जिन छोड़ना चाहिए। इसके पृष्ठ भागों पर संख्या डाल देनी चाहिए। अगर प्रतिवेदन अधिक पृष्ठों का है तो मतलब कि बहुत मोटा है, ग्रंथ की तरह है, तो उसे बाइंडिंग कराना चाहिए। एक अच्छी प्रतिवेदन प्रणाली के निम्न सिद्धांत होते हैं। सूचना का समुचित प्रभाव,
उचित समय, सही सूचना, तुलना का क्या होता है आधार, ठीक है, तुलना का आधार, स्पष्ट एवं सरल प्रतिवेदन एवं लागत है। उत्तरदायित्व का मूल्यांकन भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी प्रतिवेदन है या रिपोर्ट है वो हम भली भांति अच्छे से कर लेते हैं। अब हम अनुसंधान में बड़ा महत्वपूर्ण है निर्देशन प्रणाली के जो लाभ हैं और उसके महत्व क्या होते हैं। आइए जानते हैं कि निर्देशन क्या चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति, इसके द्वारा जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है वह विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि निर्देशन क्या है, प्रणाली में अनुसंधानकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर केंद्रित होता है, फोकस करता है वो कुछ निश्चित इकाइयों पर। सूचनाओं की प्राप्ति में सुविधा, इस प्रणाली में एक सीमित भाग से ही सूचना क्या करते हैं प्राप्त करना होता है, अतः विस्तृत भागों से सूचना संकलित करने की अपेक्षा उसके सीमित भाग से सूचना प्राप्त करना अधिक सुविधापूर्वक होता है। प्रशासनिक सुविधा में इसमें क्या होता है, पद्धति की संख्या कम हो जाती है, इस कारण से अनुसंधान संगठन भी सरल हो जाता है। इसमें कार्यकर्ता की जो नियुक्ति, सूचनादाताओं से संपर्क और सर्वेक्षण की प्रशासनिक व्यवस्था सुविधा होती है। खर्च की बचत, निर्देशन प्रणाली से अध्ययन में बहुत कम खर्च आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें चुनी हुई जो इकाइयाँ होती हैं हम उस पर ही क्या करते हैं फोकस करते हैं, अध्ययन करते हैं। समय की बचत, निर्देशन में समग्र अध्ययन नहीं हो पाता, इसमें केवल प्रतिनिधि इकाइयों का ही हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, इसलिए इसमें समय की बचत होती है। अधिक गहन अध्ययन, इसमें इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत क्या हो जाती है कम होती है, इसलिए इसमें अधिक समय लग जाता है। सामाजिक अनुसंधान में अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार से अब शोध प्रारूप जो होता है, शोध प्रारूप के देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। शोध प्रारूप कई प्रकार के होते हैं, शोध प्रारूप जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। प्रकारों से शोध प्रारूप की मूलभूत प्रवृत्ति में कल्पित परिवर्तन हो जाते हैं। इसके प्रमुख प्रकारों में व्यवहारिक शोध, मूलभूत शोध, मूल्यांकन परक शोध, प्रयोगात्मक शोध और सामाजिक शोध प्रमुख हैं। व्यवहारिक शोध यह एक ऐसी शोध विधि है जिसका उद्देश्य तात्कालिक अथवा दूरगामी महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान निकालना रहता है। इस प्रकार के शोध में तथ्यों का संकलन नीति निर्माताओं की आवश्यकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। यह ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज पर यह बल देता है जिनके द्वारा व्यवहारिक महत्व की समस्या का तत्कालिक समाधान ढूंढा जा सके। मूलभूत शोध, दुनिया के कई हिस्सों में मूलभूत शोध की प्रवृत्ति रही है। इस शोध का बुनियादी उद्देश्य व्यवहारिक शोध का आधार तैयार करना है, ठीक है। किसी त्वरित समस्याओं में तुरंत हमें समस्या का हल चाहिए, समस्या के समाधान की अपेक्षा किसी विषय के मूलभूत नियम हो अथवा वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकसित किए जाने के उद्देश्य से किए गए अनुसंधान को हम लोग क्या कहते हैं भाई, मूलभूत शोध कहते हैं। मूल्यांकन परक शोध किसी विशेष समूह के जीवन सुधार के लिए बनाए गए कार्यक्रमों तथा नीतियों की सफलता एवं प्रभावशीलता को अपने उद्देश्य से किया गया अनुसंधान मूल्यांकन आत्मशोधक कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं उसको आत्मशोधक शोध कहलाता है, आत्मशोधक शोध कहलाता है। मूल्यांकन आत्मशोधक क्रिया मुखी शोध का ही एक विशेष रूप है। कौन सा रूप है, एक विशेष रूप है जो किसी कार्यक्रम के द्वारा अपेक्षित या अपेक्षित परिणामों को जानने के लिए किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध, यह शोध क्या है, वह रूप है। प्रयोगात्मक शोध का कौन सा रूप है, वह शोध है जिसमें शोधकर्ता एक अथवा अधिक स्वतंत्र चरों को परिचालित अथवा नियंत्रित कर आश्रित चरों पर उनके प्रभावों की जांच करता है, प्रयोगात्मक शोध कहलाता है, ठीक है। सामाजिक शोध समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूह, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक अंतरक्रियाओं जैसे विषयों पर किए गए शोध को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक शोध कहते हैं। सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक जीवन को परिचालित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों की खोज तथा विद्यमान प्रकल्पना एवं ज्ञान का परिष्करण करना है, ठीक है।
अभी बात करते हैं हम लोग अभिकल्प। अनुसंधान अभिकल्प की तैयारी को स्पष्ट करिए। अब क्या होता है भाई अनुसंधान अभिकल्प की तैयारी? अनुसंधान अभिकल्प यह है कि इसमें अनेक चरणों से होकर इसको गुजरना पड़ता है। इसमें जो चरण होते हैं वो शोध का अनिवार्य अंग माना जाता है। इन चरणों की सहायता से एक शोध अभिकल्प का निर्माण किया जाता है और उसमें क्या क्या जो कि वो निम्नवत होते हैं, जैसे निम्नलिखित हैं। इसका सर्वप्रथम कार्य अध्ययन समस्या का प्रतिपादन करना है, ठीक है। शोध अभिकल्प का यह पहला चरण होता है। दूसरा चरण है कि वर्तमान में जो शोध कार्य किया जा रहा है उसे समस्याओं से संबंधित किया जाए। शोध अभिकल्प का तीसरा चरण है कि वर्तमान में जिस शोध कार्य को करना है उसकी सीमाओं को स्पष्ट और निर्धारित किया जाए। चौथा क्या है? शोध के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। इस चरण में शोध के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का पता लगाकर उसको वृहत विवरण प्रस्तुत करना होता है। पांचवें चरण में क्या होता है? शोध के परिणामों के प्रयोग के विषय में निर्णय लिया जाता है। छठवां जो चरण होता है इसमें अवलोकन विवरण तथा जो मापन होता है उसको चित्र के द्वारा से उसको स्पष्ट करते हैं। सातवां चरण क्या है? इसमें अध्ययन क्षेत्र एवं समग्र की उचित शिक्षा चयन होना चाहिए और इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया जाना चाहिए। आठवें चरण में इसके क्या होता है? इसमें अध्ययन के प्रकार एवं विषय क्षेत्र, अध्ययन के प्रकार एवं विषय क्षेत्र के विषय में विस्तार रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए। नौवां चरण इसमें होता है कि उपयुक्त विधियों एवं प्राविधियों का चयन किया जाना चाहिए। इस चरण में निहित मान्यताओं एवं प्राकल्पनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है 11वां चरण। इसमें प्राकल्पनाओं परिचालनात्मक परिभाषा करते हुए इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि वह परीक्षण के योग्य हो। फिर 12वां चरण जो होता है 12th स्टेप के दौरान प्रयोग किए जाने वाले प्रालेखों, रिपोर्टों, अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया जाता है। ऐसा करना एक अच्छे शोध के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 13वें चरण में क्या होता है कि प्रभावपूर्ण जो हमने इक्विपमेंट्स का यूज़ किया, उपकरणों का चयन किया जाता है एवं इनका निर्माण कर व्यवस्थित से पहले किया जाता है। फिर आपका आता है 14वां चरण, आंकड़ों के एकत्रीकरण का संपादन किस प्रकार किया जाए इसकी विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। 15वें स्टेप्स में क्या होता है कि वर्गीकरण के लिए उचित श्रेणियों का चयन किया जाता है एवं उनकी परिभाषा की जाती है। 16 स्टेप्स जो होते हैं 16वां चरण, आंकड़ों के संकेत कारण के लिए समुचित व्यवस्था का विवरण तैयार किया जाता है। जो 17 स्टेप्स होते हैं आंकड़ों किया जाता है और उसको संपूर्ण प्रक्रिया को समुचित व्यवस्था के विकास में किस प्रकार किया जाए उसका पूरा तैयारी की जाती है। 18वें स्टेप्स में आंकड़ों के गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण के लिए विस्तृत रूप से रूपरेखा को तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे अनुसंधान की बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज का अपना क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप्स में हम आपको कुछ और अच्छी बातें बताएंगे। थैंक यू सो मच।